जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम रण में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा के 70% पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को लेकर के। तो यहाँ पर आज हम गणित क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.1 से लेकर के 2.4 तक के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। तो आप देखते रहिएगा सारे एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ। दोस्तों अब यदि मैं बता दूं कि यदि आपको झारखंड में होने वाली जेटेट या झारखंड सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा या सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी बुक से ही सारे प्रश्न आते हैं। तो हम यहाँ पर आपको डेली प्रोवाइड करते हैं एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ, वो भी सिर्फ 300 रुपये महीने के कोर्स पर। यानी आप 1 महीना का कोर्स यहाँ पर खरीदते हैं तो आपको 300 रुपये लगते हैं, जिसमें यहाँ पर डेली आपको एनसीईआरटी का नोट्स पीडीएफ साथ में उसका वीडियो आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप किसी भी समय देख सकते हैं। और इसमें वैसे ही सारे प्रश्नों का समावेश होता है जो अब तक किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। ये आपके पास करने की यहाँ पर पूरी गारंटी बनती है। तो आप ऐसे कोर्स को अवश्य परचेज कर लेंगे, जिससे कि आपकी सफलता यहाँ पर सुनिश्चित हो जाए। तो वीडियो देखने के बाद आप आज ही यहाँ पर संपर्क करेंगे। तो चलिए देखते हैं नोट्स की ओर। दी गई संख्या में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? ये देखिए आपका जो है बिहार टेट का आया हुआ प्रश्न है, साथ ही यूपी टेट भी कर लीजिए। अब देखिए सबसे पहला चीज आपको यहाँ पर समझना होगा कि पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए एक पूर्ण वर्ग संख्या, यहाँ पर अंतर आता है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर कुछ संख्या को लिख रहे हैं। जैसे आप कभी लिखते हैं 16, कभी आपने लिखा 25, कभी आपने यहाँ पर लिखा 36। इस तरह की संख्या को आप देखते होंगे। यानी 16 जो है किसी संख्या का वर्ग, यानी 16 किसका वर्ग है? तो 4 का वर्ग करते हैं तो हमें 16 प्राप्त होता है, ठीक है। 5 का वर्ग करते हैं तो हमें 25 प्राप्त होता है, और 6 का वर्ग करते हैं तो हमें 36 प्राप्त होता है। ये तो हम लोग जानते हैं। तो जो संख्या दी हुई है अगर वह किसी संख्या का वर्ग है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, और नहीं है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब एक बात समझ लीजिए, हमें तो बनाना है बहुत कम समय में, ज़्यादा समय लेना है। तो देखिए क्या करेंगे हम, यदि आपको लगता है कि हम ज़्यादा समय में बनाएं तो देखिए आपको जो संख्या दी हुई रहेगी उसका आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा। तो 12 2 से 2 छक 12, 2 से ये 3 हो गया ना। इसका अभाज्य गुणनखंड आप निकालें तो 2 गुने 2 गुने 3। तो देखिए इसमें 2 तो जोड़े में है लेकिन 3 जोड़ा में नहीं है। तो जिस संख्या का आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे यदि वह सभी संख्याएं आपस में जोड़े के क्रम में यदि पाई जाएगी तो वह समझ लीजिए आपका पूर्ण वर्ग संख्या है, अन्यथा नहीं है। तो ये रही बड़ी संख्या। अब रही बात कि देखिए आप देखे होंगे तो जो भी पूर्ण संख्याएं होती है उसके अंत में क्या होता है? अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो आप 1 होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर करते हैं तो आप 4 होता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 होता है ना, और 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 होता है, और 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 होता है। यानी वर्ग संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसके अंत में 1 हो सकता है, 4 होता है, 9 होता है, 6 होता है, 5 होता है। ये सभी अगर संख्याएं इकाई अंक में हो तो उसके पूर्ण वर्ग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप एक चीज याद रखिएगा, आपसे पूछता है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप यहाँ पर गुणनखंड करके निकाल लीजिएगा। या एक चीज याद रखिएगा, यदि किसी संख्या दी हुई संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8, अगर दी हुई संख्या जो भी संख्या आपको पूर्ण वर्ग से संबंधित पूछ रहा है चाहे नहीं है, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। बात समझ गए होंगे। यदि संख्या का इकाई अंक, अब देखिए आपको लग रहा होगा इकाई अंक कौन है, तो हमने यहाँ पर लिखा 2, 3, 7, 8, तो इसमें 8 जो है आपका इकाई अंक है। तो कितनी भी बड़ी संख्या, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब। अगर इकाई अंक आप देखेंगे यदि 2, 3, 7, 8 कोई भी मिल गया, 2, 3, 7, 8 कोई भी मिला तो यह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। तो आपको इसको चेक कर लेना है और इस ट्रिक को आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, पूछा कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसमें लास्ट में 2 है, इसका इकाई अंक 3 है, इसका इकाई अंक 7 है, और इसका इकाई अंक 8 है। ये सभी अगर इकाई अंक में हो तो कभी पूर्ण वर्ग संख्या होती ही नहीं है। तो कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? तो इसमें कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो राइट आंसर ई इसका हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, ट्रिक भी हमने आपको नोट्स बना दिया। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी नहीं हो सकती है।
अब देखिएगा यहाँ पर पूछा जा रहा है इनमें से किस संख्या का वर्ग सम संख्या होगा। ठीक है, किस संख्या का वर्ग जो है सम संख्या होगा। आपको देखिए अगर यहाँ पर पता करना है कि सम संख्या किसका होगा तो आप सिर्फ इकाई अंक को देखिएगा। इकाई अंक 3 है तो 3 का वर्ग कीजिएगा तो 9, इकाई अंक 5 है इसका वर्ग कीजिएगा तो 25, इकाई अंक 7 है इसका वर्ग कीजिएगा तो 49, इकाई अंक 9 है इसका वर्ग कीजिएगा तो 81। ठीक है, तो किस संख्या का वर्ग सम संख्या होगा। तो इसमें आप ये पूरी संख्या का 33 का वर्ग आप नहीं निकालेंगे, 35 का वर्ग आप नहीं निकालेंगे, आप सिर्फ इकाई अंक को देखिएगा। ठीक है, इकाई अंक को अगर सम संख्या आ गया वर्ग करने पर तो वह सम संख्या होगा, और इकाई अंक को वर्ग करने पर वह सम संख्या नहीं आया उसका इकाई अंक तो वह विषम संख्या होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कौन सी संख्या जो है सम संख्या होगी। तो 3 है इसका वर्ग करेंगे तो भी विषम होगा, ये विषम संख्या है 5 इसका वर्ग करेंगे तो भी विषम होगा, 7 विषम संख्या है इसका वर्ग भी विषम संख्या होगा, 9 विषम संख्या इसका वर्ग भी विषम संख्या होगा। यानी इसमें किसी का भी जो वर्ग है वो सम संख्या नहीं होगा। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। अगला देखिएगा, आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए ट्रिक आपको दिया हुआ है। सम संख्या अगर किसी संख्या का इकाई अंक सम संख्या है तो उसका वर्ग सदैव ही सम संख्या होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई भी संख्या सम नहीं है तो इसमें से कोई भी संख्या का वर्ग सम संख्या नहीं होगा। चलिए अगला देखिएगा, इनमें से कौन सी संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। इनमें से कौन सी संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। अब देखिएगा 10, 12, 18 इसमें कौन होगा। तो देखिए शून्य जो है यहाँ पर क्या है, शून्य एक क्या है आपका सम संख्या है तो इसका वर्ग भी क्या हो जाएगा सम संख्या होगा। 2 सम संख्या है तो इसका वर्ग भी सम संख्या होगा। 8 सम संख्या है तो इसका वर्ग भी सम संख्या होगा। इसमें जितना का भी वर्ग कीजिएगा तो सम संख्या होगा, इसमें से कोई भी विषम संख्या नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम संख्या होता है, इनमें से कोई भी संख्या विषम नहीं है, किसी का भी वर्ग विषम संख्या नहीं होगा। एक दोस्त आपको बात बता दे, जैसे यहाँ पर हमने एक बड़ी से बड़ी संख्या लिख दिया, आपको देखिएगा 3, 1, 2, 9, 4। अब पूछ रहा है इसमें सम कौन है विषम कौन है, तो आप क्या कीजिएगा ये पूरे को देखिएगा, कभी भी नहीं, आप सिर्फ इकाई अंक को देखिएगा, आप सिर्फ इकाई अंक को देखिएगा। उसकी दी हुई संख्या सम संख्या है तो इसका वर्ग भी सम संख्या होगा, यदि यहाँ पर विषम संख्या है तो इसका वर्ग भी विषम संख्या होगा। इतनी बड़ी संख्या को हम लोग पता नहीं करते हैं कि 2 से भाग लगेगा तो सम होगा और 2 से भाग नहीं लगेगा तो विषम होगा। सिर्फ इकाई अंक को देख लीजिएगा, अगर वो विषम संख्या है तो उसका वर्ग भी विषम संख्या होगा। अगला देखिएगा, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 होता है, देखिए यहाँ पर 0 वाला प्रश्न आया है सभी में इकाई अंक 0 है जी, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है। पहला चीज 0 वाला का डिसीजन आप सुन लीजिए, किसी भी संख्या का अगर पूर्ण वर्ग संख्या 0 वाला होगा कब होगा, जब उसका देखिएगा तो 2 को 0 एक बार में हो। जैसे 10 का स्क्वायर आप करते हैं तो कितना होता है 100, ये 2 0 है तब ये पूर्ण वर्ग है, नहीं तो नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहला चीज ध्यान, अगर 0 वाला है तो वो सम संख्या में होना चाहिए, जिसे कहने का मतलब है कि अगर इस तरह से आपको दे दे 1 और 3 0, ये 3 0 क्या है, 3 को 0 विषम में हो गया तो ये विषम है, इसलिए इसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसी तरह से 1 है, अब देखिए यहाँ पर हमने 4 0 ले लिया तो 4 0 मतलब ये सम है, तो 0 गिन लेना, अगर वो सम में है तो वो पूर्ण वर्ग होगा। अब विषम में है, 1 0 है, किसी में 3 को 0 है, किसी में 5 को 0 है, तो विषम है, वो पूर्ण वर्ग कभी होता ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देख लिए 1 0 है इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है, ये डबल 0 है तो ये अभी पूर्ण वर्ग में है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर डबल 0 होने के बाद इधर जो संख्या बच रही है उसका आप देख लीजिएगा कि वो किसी का वर्ग है कि नहीं। तो 421 किसका वर्ग है, तो 21 का स्क्वायर जो होता है वो 441 होता है, यानी यहाँ पर 441 जो है वो 21 का वर्ग है, इसलिए पूर्ण वर्ग यहाँ पर संख्या है। अब देखिएगा, शून्य की गिनती करने पर सम में गिनती होनी चाहिए, ए सी और डी में शून्य केवल 1 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हमने हिंट्स कर दिया है आपको। अब देखिए यहाँ पर पूछा है 19 के वर्ग का इकाई अंक बताइए। अब बताइए आप क्या कीजिएगा, तो 19 लीजिएगा और इसका वर्ग कीजिएगा और आंसर बताइएगा। ये रॉन्ग है, इतना अगर बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अब आपसे ठीक है 19 पूछा तो हो सके कि आपको याद है, हम मान सकते हैं, लेकिन यदि 219 पूछ दिया तब बताइए क्या कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 219 गुने 219 नहीं करेंगे हम लोग,
क्या करेंगे, सिर्फ 9 को वर्ग कर देंगे, 9 का वर्ग। तो देखिए आपको अगर एग्जाम देना है तो 30 तक का वर्ग तो आपके मुंह पर धड़ल्ले से याद होना चाहिए, ठीक है। तो हम सिर्फ 9 को देखेंगे, क्या देखेंगे, 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा आपका 81। तो इसका इकाई अंक क्या है, 81 जो है उसमें इकाई अंक क्या है, 1 है ना, तो इसका एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक आंसर किस में है, तो एक आंसर आप देख रहे हैं यहाँ पर डी में है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने हिंट्स भी कर दिया आपको नोट्स में। आपको जो यहाँ पर देखिए डेली एनसीईआरटी किताब का एक्सरसाइज जो यहाँ पर क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.1 से और 2.2 और 2.3 से हम लेकर के आए हुए थे। तो देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक एग्जाम में आए हुए हैं उसको हम यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं आपको। तो आपको यदि एनसीईआरटी का इसी तरह का नोट्स पीडीएफ डेली चाहिए तो आप यहाँ पर जो है 300 रुपये पर मंथ दे करके हमारे साथ कोर्स में जुड़ सकते हैं और यहाँ पर सारे कोर्सेज की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ साथ में आपको व्हाट्सएप पर मिलते रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका वर्ग को इकाई अंक यदि निकालना है तो उस संख्या में केवल इकाई अंक का वर्ग निकाल लीजिए, जो इकाई अंक आएगा वही उत्तर प्राप्त होगा। हमने लिख भी दिया है, ठीक है। जैसे देखिए 19 का स्क्वायर करना है, 19 का वर्ग करने पर इकाई अंक आपसे पूछा है, तो 19 में 9 का वर्ग कीजिए 81 में इकाई अंक 1 है जी, यही राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, 32 55 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा जी, तो 55 यानी यहाँ 5 है, 5 का वर्ग केवल कीजिए तो 5 का वर्ग देखिए 25 होता है, इसमें इकाई अंक क्या है जी 5 है, तो इसका राइट आंसर 5 होगा जो कि यहाँ पर बी में है, ठीक है। अब देखिए आगे 32 55 का हमने यहाँ बना भी दिया है, आप देख लीजिएगा, इसका बनाया हुआ भी है। आगे चलते हैं, अगला है पहली दो विषम संख्याओं का योग क्या होगा जी। देखिए पहली दो विषम संख्याओं का योग, तो पहली दो विषम संख्या कौन होगी, 1 और 3, तो उसका योग कर रहे हैं तो अब 4 हो रहा है, ठीक है। ये 2 है तो सही बात है। पहली 3 विषम संख्या का योग, तो आप देखिए यहाँ पर अगर ट्रिक से बनाइएगा तो पहली 3 विषम संख्या का योग मतलब 3 का स्क्वायर यानी 9 आंसर होगा। और इसको आप चेकआउट कीजिएगा तो पहली 3 संख्या कौन कौन है, 1 हुआ, 3 हुआ और 5 हुआ, तो 1 3 4 और 5 9, यही हुआ ना जी। तो देखिए ये राइट आंसर हो गया, ओके। अब देखिए पहली 4 विषम संख्याओं का योग यानी 4 का स्क्वायर क्या होगा जी 16। अब यदि देखिए यहाँ पर आप उसको सोल्व कीजिएगा तो 1 पहली संख्या, दूसरी संख्या 3, तीसरी संख्या 5 और चौथी संख्या 7, इसको जोड़िएगा तो 1 3 4 5 7 5 9 और 7 16, यहाँ पर देख रहे हैं 16, तो ये ट्रिक से भी 16 आ रहा है, ये जोड़ने से भी 16 आ रहा है। तो इसका एक सूत्र होता है, आप दिमाग में रख लीजिएगा, कभी भी आपसे पूछ दे तो n विषम संख्या का योग हमेशा n स्क्वायर होता है। जैसे 4 बोलेगा 4 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर यानी 16 बोल दीजिएगा। लगातार 5 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 बोल दीजिएगा जी, नहीं तो 5 को आप जोड़ लीजिएगा लगातार, तो पहला 1 होगा, फिर दूसरा का 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा और फिर 9 होगा। तो इस तरह से आप जोड़ेंगे तो आपको आता भी वही, लेकिन जोड़ना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपको बड़ी से बड़ी संख्या भी दे दे। जैसे यहाँ पर देखिए आ गया पहली 10 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो पहली 10 विषम संख्या का योग मतलब क्या हो गया 10 का स्क्वायर, यानी वो क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो n विषम संख्या का योग n स्क्वायर होता है, सूत्र से याद रखिएगा। और 10 विषम संख्या का योग माने 10 का स्क्वायर यानी क्या हो गया आपका 100 हो गया। चलिए अगला देखते हैं, पहली 11 विषम संख्या का योग क्या होगा, तो पहली 11 विषम संख्या, ठीक है, तो 11 का यहाँ पर योग कर दीजिएगा, 11 का वर्ग, तो ये कितना होता है 121, इसका राइट आंसर हो जाएगा 121। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न आ रहा है, 53 का स्क्वायर और 54 के स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या। देखिए इस तरह का प्रश्न आता है, या कभी पूछ देगा 53 का वर्ग और 54 के वर्ग के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये हमेशा लगातार ही मिलेगा, आपको आगे पीछे नहीं मिलेगा। ये नहीं बोलेगा कि 53 का वर्ग और 55 के वर्ग के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या, इस पर यह फॉर्मूला काम नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए शुरू वाला 53 और 54, तो शुरू वाला n होता है, शुरू वाला क्या होता है n, क्योंकि उसी में हम जोड़ते हैं। तो एक ट्रिक होता है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, n स्क्वायर और n प्लस 1 स्क्वायर। n का मतलब अगर 3 है तो n प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 यानी 4 का स्क्वायर। तो लगातार वाली संख्या के लिए एक n है तो एक n प्लस 1 यानी n 3, तो n प्लस 1 में 3 1 4, ठीक है। तो 3 और 4 के बीच में प्राकृतिक संख्या, तो देखिए इसका आंसर होता है 2n, उसके बीच में प्राकृतिक संख्या कितनी होती है 2n होती है ना। तो देखिए यहाँ पर पूछा है 53 और 54, तो यहाँ पर 53 n हुआ, तो 54 के लिए n प्लस 1, यही कि हमने 53 प्लस 1 कर दिया, के बीच की प्राकृतिक संख्या हमेशा कितना होता है 2n। अब आपके मन में होगा कि ये n कौन वाला होगा, 53 होगा कि 54, तो देखिए जो शुरू वाला है वही n होगा, जो शुरू वाला है उसको n मान लेना है आपको, ठीक है। तो अब देखिए
तो 53 और 54 का वर्ग के बीच में था, तो n हो गया शुरू वाला 2 गुने 53, यानी कितना होगा 106। 106 राइट आंसर है। चलिए अभी देखिएगा यहाँ पर 67 का वर्ग और 68 के वर्ग के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर 67 n और n प्लस 1, तो n 67 प्लस 1 68, उसका स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या होती है, तो 2n प्राकृतिक संख्या होती है। तो 2 और n का मतलब कितना हो गया, जो शुरू वाला है 67, तो 7 दूनी की 14, 14 दूनी 12 13, यानी कितना हो जाएगा राइट आंसर 134। 134 किस में है, यहाँ पर आपका 134 जो है यहाँ पर सी में आ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ सी होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला है, तो इसी का बनाया हुआ चीज था 134 देखेंगे आप। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न आ गया 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 का योगफल। क्या कीजिएगा, आपके पास इतना समय नहीं रहेगा, आप जोड़ते रहिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए कि सब विषम संख्या है, सब विषम संख्या है। क्या वो है जी, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 लगातार विषम संख्या का योगफल कितना होता है, n स्क्वायर बोले थे ना, n विषम संख्या का n स्क्वायर, तो 7 विषम संख्या 7 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा जी 49। इसका राइट आंसर होगा। 49 किस में है आपका, डी में है, डी इसका राइट आंसर हो गया। तो यही उसका देखिए सूत्र पर था। अब यहाँ पर क्या होगा, लिखा हुआ चीज भी आता है। चलिए यहाँ हमने बना भी दिया है आपको, n विषम संख्या का योगफल n स्क्वायर होता है, इसलिए वो 7 को विषम संख्या लिखा हुआ था, तो 7 विषम संख्या का योगफल 7 का स्क्वायर यानी 49 है। वेरी गुड। अब देखिएगा अगला प्रश्न भी आप देख लीजिएगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 का योगफल क्या होगा। बाप रे बाप, इसको जोड़ते जोड़ते देखिए आप जी परेशान हो जाइएगा, बहुत समय लग जाएगा। कुछ नहीं करना है, आप इसमें देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो 10 को यहाँ पर सब विषम संख्या, तो 10 लगातार विषम संख्या का योगफल कितना होता है जी, 10 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा आपका 100। 100 राइट आंसर डी में है, डी आपका सही आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पर वही चीज पूछा है, जैसे पूछा है क्या, अगला प्रश्न, संख्या 43 और 44 के वर्गों के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है। अभी हम इसके पहले दे रहे थे कि 43 का स्क्वायर और 44 का स्क्वायर, तो वही चित्त हो गया, 43 का वर्ग और 44 का वर्ग के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है। आपसे बोला गया था, तो आपको क्या बोला गया था कि हमेशा 2n होता है। n कौन वाला होता है, शुरू वाला होता है। तो 2 गुने 43 आप कर लीजिएगा, तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 86। 86 किस में है, डी में है, डी इसका राइट आंसर हुआ जी। चलिएगा अगला देखिएगा, पूछ रहा है संख्या 66 और 67 के वर्ग के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है। तो दो गो लगातार संख्याओं के वर्गों के बीच में 2n संख्या होती है, तो 2 और n कौन, शुरू वाला 66। ठीक है, तो कितना हो गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है जी, चलिए अब देखिएगा अगला जो है यहाँ पर 2.3 का कुछ क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में आए हुए थे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आपसे पूछा है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर 1 है, फिर 2 है, और यहाँ पर इसी का गुणनफल यहाँ पर है 2 एकम 2, तो इसका जो वर्ग होता है, इसका जो वर्ग होता है वो जस्ट इसके आगे वाली संख्या का वर्ग होता है, यानी इसका वर्ग कितना होगा 2, 2 के आगे कितना होता है 3, यानी 3 का वर्ग यानी 9 इसका आंसर होगा, या 3 का वर्ग हम कहेंगे ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तीसरी संख्या देखिए यहाँ पर ध्यान दे लीजिएगा, नोट्स बनाया हुआ आपका। तीसरी संख्या यदि पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल हो तो चौथी संख्या तीसरी संख्या से एक अधिक होती है। बात समझ गए। अब चलिए यहाँ पर एक और देख लीजिए, 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 20 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो देखिए तीसरी संख्या इसमें क्या है, तो पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल है। तो यहाँ पर जो आंसर होता है वो क्या होता है, तो इससे एक अधिक का वर्ग होता है, तो एक अधिक मतलब 20, यानी 21 का स्क्वायर होगा, 21 का स्क्वायर यहाँ पर सी हो गया। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आप लोगों के लिए भी हम दे देते हैं, आप लोग हमें बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 6 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर + 42 का स्क्वायर। ठीक है, क्या है 42 का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर तीसरा जो संख्या है वो ये दोनों का गुणनफल है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो एक बढ़ के होगा, यानी 43 का स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। अब का होमवर्क आप लोगों के लिए है, बना करके जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 30 का स्क्वायर का मान क्या होगा, यहाँ पर खाली जगह दिया हुआ है। तो इस तरह से आप डेली मैथ्स का नोट्स, NCERT का PDF
और यहाँ पर सारी क्लासेज और उसके वीडियो, यदि आपको मैथ, हिंदी, इंग्लिश किसी का भी चाहिए तो आप मंथली हमारे साथ 300 रुपये पेड करके, चाहे आप जेटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे आप सहायक आचार्य की तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे आप आकलन परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या नहीं तो हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।